आज के समय में प्रचलित शिक्षा के बारे में ओशो ने अपने विचार बहुत ही मुखर रूप में व्यक्त किए हैं। वह शिक्षा से जुड़े रहे और खुद भी एक शिक्षक रहे बहुत समय तक। उन्होंने शिक्षा में कुछ कमियों का अवलोकन किया और उनको हम लोगों तक पहुंचाया। तो उनके कुछ विचार शिक्षा को लेकर इस प्रकार हैं। ओशो कहते हैं, जीवन में जो शिक्षा प्रचलित है वह पर्याप्त नहीं है, अधूरी है, सतही है। वह सिर्फ ऐसे लोग पैदा करती है जो सिर्फ रोजी रोटी कमा सकते हैं, लेकिन जीवन के लिए उनके पास कोई दृष्टि नहीं होती। वह न केवल अधूरी शिक्षा है बल्कि घातक भी है, क्योंकि वह प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, कंपटीशन को पैदा करती है। किसी भी प्रकार का कंपटीशन गहरे में हिंसक होता है और प्रेम रहित लोगों को पैदा करता है। उनका पूरा प्रयास होता है जीवन में कुछ पाना है, जैसे नाम, कीर्ति, सब तरह की महत्वाकांक्षाएं। स्वभावतः उन्हें लड़ना पड़ता है और इसके लिए संघर्षरत रहना पड़ता है। इससे उनके जीवन का आनंद और उनका मैत्री भाव खो जाता है। लगता है जैसे हर व्यक्ति पूरे विश्व के साथ लड़ रहा है। शिक्षा अब तक सिर्फ लक्ष्य की ओर उन्मुख रही है। एम इम्पोर्टेंट है, तुम क्या सीख रहे हो यह इम्पोर्टेंट नहीं है। साल 2 साल बाद जो परीक्षा होगी वह इम्पोर्टेंट है। वह भविष्य को महत्वपूर्ण बनाती है। वर्तमान से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह भविष्य के लिए वर्तमान की बलि चढ़ा देती है। वर्तमान से अधिक महत्वपूर्ण भविष्य है उसके लिए। यह तुम्हारी जीवन शैली बन जाती है। तुम हमेशा इस क्षण को उसके लिए समर्पित करते हो जो अभी मौजूद नहीं है। भविष्य में कभी मौजूद होगा या नहीं होगा उसका भी पता नहीं। इससे जीवन में गहन रिक्तता पैदा हो जाती है। ओशो की दृष्टि में शिक्षा के 5 आयाम होंगे। सबसे पहले उन 5 आयामों की चर्चा करें। कुछ बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए। नंबर 1, एक शिक्षा के अंक की भांति कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रतिदिन प्रत्येक घंटे में टीचर निरीक्षण करेंगे और पूरे वर्ष के दौरान उन्होंने जो भी टिप्पणी लिखी होगी उससे निर्धारित करेंगे कि वह बच्चा आगे बढ़ेगा या उसी कक्षा में कुछ और समय तक रहेगा। न कोई फेल होगा न कोई पास होगा। फ़र्क इतना होगा कि कुछ लोगों की गति ज़्यादा होगी, कुछ लोगों की थोड़ी सी कम हो जाएगी। असफलता का ख्याल हीनता का गहरा भाव पैदा करता है और सफल होने का ख्याल भी एक अलग तरह की बीमारी पैदा करता है। श्रेष्ठता का भाव, जिसको हम बोल सकते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसलिए परीक्षाओं को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इससे पूरा परिप्रेक्ष्य ही बदलकर भविष्य से वर्तमान में आ जाएगा। तुम इन क्षण में जो ठीक से कर रहे हो वह निर्णायक होगा। साल के अंत में पूछे जाने 5 सवाल नहीं। इन 2 सालों में तुम जिन हजारों चीज़ों से गुजरोगे वह हर चीज़ निर्णायक होगी। तो शिक्षा लक्ष्य केंद्रित नहीं होगी। न कोई निकृष्ट है न कोई श्रेष्ठ है। व्यक्ति सिर्फ स्वयं है और वह अतुलनीय है। अतीत में शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे पता था कि वह सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका है। उसने ज्ञान का संग्रह कर लिया था, लेकिन वह परिस्थिति अब बदल गई है। समस्या यह है कि परिस्थिति बदल जाती है और उसके प्रति हमारे संवेदनशील होने का तरीका पुराने ही रह जाते हैं। अब ज्ञान का विस्फोट इतना ज़्यादा हो गया, इतना विराट और इतना तेज हुआ है कि तुम किसी वैज्ञानिक विषय पर बड़ी किताब नहीं लिख सकते, क्योंकि जब तक तुम्हारी किताब पूरी होगी तब तक वह तिथि से बाहर हो चुकी होगी। नए तथ्य, नए आविष्कार उसे असंगत कर देंगे। तो अब विज्ञान को लेखों पर, पत्रिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, किताबों पर नहीं। टीचर जो कि ने 30 साल पहले शिक्षा पाई थी, 30 सालों में सब कुछ बदल गया और वह वही दोहराता रहता है। जो उसने 30 साल पहले सीखा था वह तिथि से बाहर हो गया है और वह अपने विद्यार्थियों को तिथि से बाहर बना रहा है। मेरी दृष्टि में शिक्षक के लिए कोई जगह नहीं है। शिक्षकों की जगह मार्गदर्शक होने चाहिए। इस फर्क को समझ लेना जरूरी है। मार्गदर्शक तुम्हें यह बताएगा कि पुस्तकालय में इस विषय पर नवीनतम जानकारी कहाँ मिल सकती है। भविष्य में कंप्यूटर अत्यधिक क्रांतिकारी रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों को जिस तरह से शिक्षा दी जाती है वह बिल्कुल ही पुरातन पंथी है। अभी वह स्मृति को पुष्ट करने पर निर्भर करता है और स्मृति पर जितना बोझ डाला जाए उतनी ही स्पष्टता और बुद्धिमत्ता की संभावना कम हो जाती है। मैं इसे एक बहुत बड़ा अवसर मानता हूँ कि सब तरह की जानकारी संग्रह करने से विद्यार्थियों को मुक्ति मिल सकती है। वे अपने साथ छोटे कंप्यूटर रख सकते हैं जिनमें उनकी ज़रूरतों की सभी जानकारी होगी। उससे मस्तिष्क को अधिक ध्यानपूर्ण, सुस्पष्ट
और निश्चल होने में मदद मिलेगी। अभी तो उनके मस्तिष्क में व्यर्थ का कूड़ा करकट भरा रहता है। भविष्य में शिक्षा कंप्यूटर और टेलीविज़न पर ही केंद्रित होगी, क्योंकि पढ़ा हुआ या सुना हुआ इतनी सरलता से ख्याल में नहीं रहता जितना कि देखा हुआ। कान या अन्य किसी भी साधनों की अपेक्षा आँखें कहीं अधिक शक्तिशाली माध्यम है, और पढ़ने या सुनने में जो ऊब पैदा होती है वह उसमें नहीं होती। उल्टे टेलीविज़न एक आनंदपूर्ण अनुभव बन जाता है। भूगोल बड़े रंगीन ढंग से पढ़ाया जा सकता है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक होना चाहिए जो तुम्हें उचित चैनल दिखा दे, तुम्हें कंप्यूटर का प्रयोग करना सिखा दे और यह भी सिखा दे कि नवीनतम किताब को कैसे खोजना है। उसका काम बिल्कुल ही अलग होगा। वह तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा होगा, वह तुम्हें समकालीन ज्ञान के प्रति सजग कर रहा होगा। वह केवल मार्गदर्शक रहेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओशो ने शिक्षा को 5 आयामों में बांटा है। पहला आयाम सूचनात्मक, जैसे इतिहास, भूगोल और इस तरह के बहुत से विषय जिन्हें टेलीविज़न और कंप्यूटर द्वारा एक साथ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतिहास के संबंध में हमें एक आत्यंतिक मूलभूत दृष्टिकोण लेना पड़ेगा। अभी तो चंगेज़ खान, तैमूर लंग, नादिर शाह, अडोल्फ हिटलर इत्यादि लोगों से इतिहास बना है। ये हमारा इतिहास नहीं है, ये हमारे दुःस्वप्न है। आदमी आदमी के साथ इतना क्रूर हो सकता है, यह ख्याल ही घृणा पैदा करता है। हमारे बच्चों के भीतर ऐसे विचार नहीं डाले जाने चाहिए। भविष्य में इतिहास के पन्ने केवल उन लोगों से भरे होने चाहिए जिन्होंने इस ग्रह को सौंदर्य को बढ़ाने में योगदान दिया है, जैसे गौतम बुद्ध, सुकरात, लाओ त्सो, जलालुद्दीन रूमी, जे कृष्णमूर्ति जैसे महान रहस्यवादी, वाल्ट व्हाइटमैन, उमर खयाम जैसे श्रेष्ठ कवि, लियो टोल्स्टॉय, मैक्सिकन गोर्की, प्योदर दोस्तोवस्की, रविंद्रनाथ टैगोर, बासो जैसे महान साहित्यकार। हम अपनी विरासत की विधायक भव्यता को की शिक्षा दें। और जो लोग अब तक ऐतिहासिक दृष्टि से महान माने गए हैं, अडोल्फ हिटलर जैसे लोग, उनका उल्लेख केवल टिप्पणियों में हो। उनका स्थान सिर्फ टिप्पणियों में होना चाहिए या फुटनोट में, जिसके साथ यह साफ स्पष्टीकरण हो कि या तो वे विक्षिप्त थे या हीनता ग्रंथ ही से पीड़ित थे या किसी अन्य मानसिक विकार से पीड़ित थे। हमें आने वाली पीढ़ियों को इस बात से अवगत करा देना चाहिए कि अतीत में हमारा एक अंधेरा पहलू भी रहा है जो पूरे अतीत पर हावी रहा है, लेकिन अब उस पहलू के लिए कोई जगह नहीं है। पहले आयाम में भाषाएं भी सम्मिलित हैं। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को 2 भाषाएं तो सीखनी ही चाहिए, एक उसकी मातृभाषा और दूसरी अंग्रेजी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान की भाषा है। इन भाषाओं को टेलीविज़न के माध्यम से बिल्कुल सही ढंग से सिखाया जा सकता है। बोलने का अंदाज, व्याकरण, हर चीज़ आदमी से अधिक सही ढंग से सिखाई जा सकती है। हम विश्व में एक बंधुता का वातावरण तैयार कर सकते हैं। भाषा लोगों को जोड़ती है, भाषा तोड़ती भी है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय भाषा एक भी नहीं है। इसके लिए हमारे पूर्वाग्रह जिम्मेवार हैं। अंग्रेजी में पूरी क्षमता है क्योंकि विश्व भर में बहुत बड़े पैमाने पर ज़्यादा लोग इसे जानते हैं। दूसरा आयाम वैज्ञानिक विषयों की खोज। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविकता का आधा अंग है। बाहरी वास्तविकता का वे भी टेलीविज़न और कंप्यूटर द्वारा सिखाए जा सकते हैं, परंतु वे अधिक जटिल हैं, इसलिए मानव मार्गदर्शन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तीसरा आयाम होगा जिसकी आज शिक्षा को कमी है, जीने की कला। लोग यह मान बैठे हैं कि वे प्रेम जानते हैं, वे नहीं जानते, और अब तक वे जानने लगते हैं बहुत देर हो चुकी है। प्रत्येक बच्चे को सिखाया जाए कि उसके क्रोध, घृणा, ईर्ष्या को प्रेम में कैसे रूपांतरित किया जाए। तीसरे आयाम का एक महत्वपूर्ण अंग होगा हास्य व्यंग्य की समझ। हमारी तथाकथित शिक्षा लोगों को उदास और गंभीर बनाती है, और अगर तुम्हारे जीवन का 1/3 हिस्सा विश्वविद्यालय में उदास और गंभीर होने में व्यतीत हो जाए तो वह तुम्हारे भीतर गहरा खुद जाएगा और तुम हंसी की भाषा भूल जाते हो। और जो आदमी हंसी की भाषा भूल जाता है वह जीवन का बहुत कुछ भूल जाता है। तो प्रेम, हंसी और जीवन के आश्चर्य और रहस्यों से परिचय, वृक्षों पर चहकते हुए इन पक्षियों का संगीत अनसुना न रह जाए। इन वृक्षों, फूलों और सितारों का तुम्हारे हृदय के साथ नाता जुड़ना चाहिए। ये सूर्योदय और सूर्यास्त महज बाह्य घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वे कुछ आंतरिक भी हों। जीवन के प्रति सादर तीसरे आयाम की बुनियाद होनी चाहिए। लोग जीवन के प्रति बहुत अनादर से भरे हुए हैं। चौथा आयाम होना चाहिए कला और सृजनात्मकता। चित्रकला, संगीत, हस्तकला, कविता, पत्थर तोड़ने का काम, जो भी सृजनात्मक है वह सब।
सृजनात्मक के सब क्षेत्रों में उन्हें अवगत कराना चाहिए। फिर विद्यार्थी चुनाव कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही बातें आवश्यक होनी चाहिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान जरूरी होना चाहिए, तुम्हारी आजीविका कमाने की क्षमता आवश्यक होनी चाहिए, कोई भी एक सृजनात्मक कला आवश्यक होनी चाहिए। सृजनात्मक कलाओं के पूरे इंद्रधनुष में से तुम चुन सकते हो, क्योंकि जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। जो कि सतत सर्जन कर रहा है, सृजनात्मक होने से आदमी दिव्यता को उपलब्ध हो जाता है। सृजनात्मकता एकमात्र प्रार्थना है। पांचवा आयाम होगा मरने की कला। इस पांचवें आयाम में ध्यान की सब विधियां होंगी, ताकि तुम जान सको कि मृत्यु होती ही नहीं, ताकि तुम अपने भीतर के शाश्वत जीवन से परिचित हो जाओ। इसे अत्यंत आवश्यक किया जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को मरना है, इससे कोई बच नहीं सकता। और ध्यान के विशाल छाता के नीचे झेन ताओ योग, हसीद धर्म, सभी तरह की संभावनाएं जो आज तक रही हैं उनसे परिचित कराया जा सकता है, और आज तक शिक्षा ने इसकी फिक्र कभी नहीं की है। ओशो खुद एक प्राध्यापक रहे हैं और उन्होंने विश्वविद्यालय से यह कहकर इस्तीफा दिया कि यह शिक्षा नहीं है, यह सिर्फ मूर्खता है और तुम कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं सिखा रहे हो। लेकिन सारे संसार में यही निरर्थक शिक्षा प्रचलित है, फिर वह सोवियत संघ हो कि अमेरिका हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने अधिक संपूर्ण, किसी अधिक समग्र शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, और इस अर्थ में करीब करीब हर व्यक्ति जीवन के बृहत्तर क्षेत्र में अशिक्षित है। कुछ लोग ज़्यादा अशिक्षित हैं, कुछ लोग कम, लेकिन हर कोई अशिक्षित है। सुशिक्षित आदमी मिलना असंभव है, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।